ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करती हूँ आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट चैप्टर है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम और हिंदी में बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। हिंदी में कहा जाता है इसको परिसंचरण तंत्र। पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये चैप्टर सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दो, सबसे ज़्यादा अगर किसी से क्वेश्चन बनते हैं तो वो इस सिस्टम से बनते हैं। कम से कम मेरे को इसको ख़त्म करने में 8 से 10 घंटे लगेंगे आराम से। और जब ख़त्म होगा तो ऐसा ख़त्म होगा कि आप अपने आप 400 से 500 क्वेश्चंस अपने आप कर लोगे आप, ठीक है, अपने आप क्वेश्चंस कर लोगे आप। 400 से 500 क्वेश्चंस आप खुद अपने आप कर लोगे। तो एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन है, बड़ा ही ध्यान से पढ़ना है आपको। एक एक बात समझ समझ के पढ़नी है कि कहीं पर कोई टर्म लिखा है तो वो क्यों लिखा है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए देखिए, चैप्टर का नाम हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इस सिस्टम का इसका मतलब क्या है, देखो सिस्टम का मतलब क्या होता है, मैम आप पढ़ा चुकी हैं। सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। वो बहुत सारे ऑर्गन्स जिनमें सिमिलर सा काम होता है, उन ऑर्गन्स के ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, सिस्टम या तंत्र नाम देते हैं। अब कैसा सिस्टम, तो आपके सामने लिखा हुआ है ऐसा सिस्टम जो सर्कुलेशन का काम करता है, ऐसा सिस्टम जो सर्कुलेशन का काम करता है। ठीक है, परिसंचरण देखिए हिंदी में पढ़िए, परि का मतलब होता है चारों ओर, संचरण का मतलब चारों ओर हमारे बॉडी में सर्कुलेट होने वाला, चारों ओर हमारे बॉडी में सर्कुलेट होने वाला। कहने का मतलब है हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स का ग्रुप है जो ऑर्गन्स या कुछ ऐसी लिक्विड चीज है जो ऑर्गन्स की तरह काम कर सकती है और वो सर्कुलेट होती रहती है। उन सारे के सारे ऑर्गन्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। एक साथ मिलाकर देखो, अभी मैंने लास्ट चैप्टर आपको पढ़ाया कि जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है जिनके अंदर डाइजेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। और वो सारे के सारे ऑर्गन्स जो जिनमें जो सर्कुलेशन में हेल्पफुल होते हैं, किसी ना किसी तरफ का किसी ना किसी तरीके का सर्कुलेशन करवाते हैं या एज ए सर्कुलेटरी मीडियम की तरह काम करते हैं या वो खुद सर्कुलेट होते हैं, उन सारे ऑर्गन्स को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहला पॉइंट, जैसे मैम आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें इतने ऑर्गन्स पढ़ने हैं, वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में कितने ऑर्गन्स पढ़ने हैं। मैं आपको बता दूं, सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली आपको 3 चीजें पढ़नी है। पहला हार्ट, ह्यूमन हार्ट। हम यहाँ पर किसकी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। मैम मेरे कमेंट्स का जवाब नहीं देते, सोनू परिहार मैंने बताया है जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं बिल्कुल भी कमेंट का रिप्लाई नहीं देती हूँ। नरोत्तम आप रोज डेली क्लास में पूछते हैं क्या मैम ये लाइव क्लास है, क्या मैम ये लाइव क्लास है। मैं आपको कितनी बार बताऊँ कि 6:30 to 8:30 आपकी टाइमिंग होती है, तो लाइव क्लास ही होती है। अब मैं मतलब पढ़ाऊँ या आपके कमेंट की रिप्लाई करूँ, बेटा आप ही बता दो मुझे। हाँ, और शेख रंजन आप एक कमेंट को बार बार मत कीजिए बेटा, मैंने पढ़ लिया आपका कमेंट। मुझे समझ में आ गया कि मुझे एमसीक्यू के आंसर अपलोड करवाने हैं, वो मैं करवा दूंगी और मैं एमसीक्यू करवाऊंगी आपको खुद को, डोंट वरी, करवा दूंगी। ठीक है, प्रमोद शाह आप कह रहे हैं मुझे बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चन पूछने, मैं डाउट क्लास लूंगी। ये चैप्टर खत्म कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत वेटेज वाला चैप्टर है। जब ये तीनों चैप्टर हो जाएंगे तो मैं इन तीनों चैप्टर्स के एक साथ क्वेश्चंस करवाऊंगी। उस दिन आपको जितने भी डाउट है उसको आप प्रैक्टिस कम डाउट क्लास समझ लेना, तो मैं साथ में क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, वो करवाऊंगी और आप मुझसे जो डाउट बनते हैं वो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बना होता है, पहला हार्ट, दूसरा आप बताएंगे हमें यहाँ पर पढ़नी है कुछ ब्लड वेसल्स। हमें क्या पढ़नी है, ब्लड वेसल्स। हिंदी में इनको बोलते हैं रुधिर वाहिकाएं। रुधिर टर्म का मतलब होता है खून या रक्त। 3 नंबर पे आता है आपका यहाँ पर ब्लड, और ब्लड को हिंदी में बोलते हैं रक्त या खून या रुधिर, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मेनली अगर मैं बात करूं तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम 3 ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, 3 ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन सा आप बताएंगे, पहला है हार्ट, दूसरा है ब्लड वेसल्स और तीसरा है ब्लड। अब आप सोच रहे होंगे मैम ब्लड तो ऑर्गन कैसे हो सकता है। हाँ चलो, हार्ट को ऑर्गन मान लिया हमने, ब्लड वेसल्स को मान लिया, तो मैम ये कैसे, हम ब्लड को कैसे मान सकते हैं हम, है ना। तो सत्यनारायण जी पूछ रहे हैं मैम नोट्स मिल जाएगा या नोट्स बनाएं। बेटा एक एक पीडीएफ देती हूँ मैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, सेल बायोलॉजी के दोनों के इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में अपलोड करवा चुकी हूँ, बट मैं चैप्टर खत्म होने के बाद देती हूँ।
पहले नहीं देती मैं। अगर मैं पहले दे दूंगी बच्चे क्या करते हैं, नोट्स साथ में खोल लेते हैं, समझते हैं नहीं और बस कमेंट करना लग जाते हैं। तो जैसे जैसे चैप्टर फिनिश होगा आपको दोनों मीडियम में आपको जो जितना मैं पढ़ाती हूँ उतना आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैम, हार्ट तो एक ऑर्गन है, ब्लड वेसल्स भी समझ लेंगे। ब्लड को ऑर्गन कैसे बना लिया आपने, तो देखिए ध्यान से सुनिए। साइंस क्या कहती है, साइंस कहती है ब्लड लिक्विड है, ब्लड लिक्विड है या ब्लड लिक्विड है या फ्लूइड है। बट आपकी साइंस कहती है कि जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स काम करते हैं, जैसे हमारा ब्रेन, जैसे हमारा हार्ट, जैसे हमारा लीवर, जैसे हमारा पैनक्रियाज, इतने सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, वैसा का वैसा हमारा ब्लड भी काम करता है। अब ब्लड क्या काम करता है, तो एक बात याद रखना, सब कुछ कहाँ घुला हुआ होता है, आप बताएंगे। सब कुछ हमारे बॉडी में ब्लड के अंदर मिक्स होता है। अब मैम इस सब कुछ का मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आज मैं बता रही हूं आपको, अगली क्लास से मैं आपसे पूछूंगी ब्लड के अंदर क्या क्या घुला हुआ है। जो हम न्यूट्रेंट लेते हैं, जो हम पोषक तत्व लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, ग्लूकोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये सब कहाँ मिले हुए, ब्लड के अंदर। नेक्स्ट, ब्लड के अंदर मिनरल्स होते हैं, खनिज तत्व या पोषक तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी हमारे बॉडी में मिनरल्स होते हैं। नेक्स्ट, पानी, पानी भी कहाँ है, हमारे ब्लड के अंदर है। नेक्स्ट आप बताएंगे जो ऑक्सीजन और जो CO2 गैस है हमारे बॉडी में, वो भी कहाँ, पानी के अंदर। नेक्स्ट आप बताएंगे हमारा जो यूरिन होता है, जो मूत्र होता है, वो भी किसके अंदर, पानी, आपका खून के अंदर। इतनी सारी चीजें खून के अंदर घुली हुई हैं। और खून क्या करता है, ब्लड क्या करता है, हमारे ब्रेन से लेकर हमारे नीचे पैरों तक, जो आपका टोर्सल वाला पार्ट है, जो आपका एंकल वाला पार्ट है, वहां तक ब्लड लगातार दिन में और रात में सर्कुलेट होता रहता है। तो ब्लड एज ए सर्कुलेटरी ऑर्गन की तरह काम कर रहा है। और अगर खून सर्कुलेट हो रहा है तो मैम इतनी सारी चीजें भी खून के साथ सर्कुलेट हो रही हैं। और इतनी सारी चीजें तो मैम सारे के सारे ऑर्गन्स को चाहिए। और ऑर्गन्स की बेसिक यूनिट मैम ने क्या बताई थी, सेल। क्योंकि हमारे ऑर्गन्स काम नहीं करते हैं, कौन काम करते हैं, हमारी सेल्स काम करती हैं। तो मैम हमारी सेल्स को पानी भी चाहिए, हमारी सेल्स को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए तो मिनरल्स भी चाहिए, सेल्स की ग्रोथ करवाने के लिए सेल्स के पास एनर्जी होनी चाहिए, तो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, CO2 भी चाहिए। तो इतनी सारी चीजों को हमारी जितने भी ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन हैं, जैसे किडनी हो गया, पैनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, इन सब तक इतनी सारी चीजें कौन ट्रांसफर करता है, ब्लड करता है। तो ब्लड को हम किस सिस्टम में पढ़ेंगे, ब्लड ने सर्कुलेशन का काम कर दिया। और हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, सर्कुलेशन करवाने वाले ऑर्गन्स का ग्रुप। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, तो देखिए वो पतली पतली डक्ट, वो पतली पतली नली, ऐसे आपके बॉडी में बहुत सारी पतली पतली पाइप या डक्ट होती हैं, जिनको आप कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं नसें। नस बोलते हैं ना, नस ब्लॉक होगी किसी फलाना इंसान की, जैसे अपने हाथ पे देखो ग्रीन कलर की पाइप सी दिख रही होंगी आपको। तो इन पतली पतली पाइप को या पतली पतली जो डक्ट होती हैं, इनके अंदर क्या रहता है, खून रहता है। और खून के अंदर इतनी सारी चीजें जो अभी मैम ने पढ़ाई थी। तो वो पतली पतली पाइप, वो पतली पतली डक्ट जो हमारे बॉडी में खून को ट्रांसपोर्ट करती रहती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। तो मैम ये भी ब्लड को ट्रांसफर करने में हेल्पफुल हो गई रुधिर वाहिकाएं। तो ये भी किस ऑर्गन का पार्ट बन गई, ये भी एक ऑर्गन की तरह काम कर गई और सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट बन गई। ये भी हो गया क्लियर, ठीक है। अब तीसरा आता है कि मैम आपने यहाँ पर हार्ट क्यों लिखा, आपने यहाँ पर हार्ट क्यों लिखा। आप सब सुनते होंगे, बचपन से सुनते आ रहे हैं, हार्ट क्या करता है मैम, पंपिंग करने का काम करता है। किसकी पंपिंग मैम, खून की पंपिंग। सब समझते हैं कि हमारा हार्ट क्या करता है, तो मैम हमारा हार्ट ब्लड की पंपिंग करता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं पंपिंग टर्म का मतलब क्या होता है, क्या बताओगे आप मुझे, जल्दी से कमेंट कीजिए। मैंने आपसे पूछ लिया कि हार्ट पंपिंग ना करेगा तो क्या हो जाएगा, और पंपिंग टर्म का मतलब क्या है, जल्दी बताइए मुझे। राजेश ठाकुर, आप मुझसे आगे मत चलिए, मुझे पता है, रुक जाइए, सारे डाउट क्लियर होंगे। मैम फूड पाइप में मसल्स का काम क्या होता है, खाने को ऊपर से माउथ से लेकर स्टमक में ट्रांसफर करना। आप लोग जितेंद्र सिंह, आप ढंग से नहीं पढ़ते ना, कल बताया था ना, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। सुमित्रा किशन बोल रहे हैं पानी की मोटर, अरे वाह,
सौमित्र पॉल कह रहे हैं सिस्टोल एंड डायस्टोल, ब्लड रुक जाएगा, ओके, डेथ हो जाएगी, ओके, डेथ हो जाएगी, क्यों हो जाएगी डेथ? चलो इसका आंसर दे दो कि डेथ क्यों हो जाएगी। पंपिंग मीन्स टू सप्लाई, नहीं ये नहीं हो सकता। ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है, ओके, आई डोंट नो। चलो किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया, एक भी बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया। मैम ये ब्लड में ऑक्सीजन भेजता है, आवाज नहीं आ रही, ठीक है, आवाज मैंने माइक बंद किया था, पागल सर आ गए थे उनसे बात करने के लिए, वो भी आपको सुनाऊं कि क्या बात की थी मैंने। चलिए आप देखो क्या करता है हार्ट, पंपिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुन लो बस। तुम लोगों ने एक ने भी ढंग का क्वेश्चन नहीं बताया, मतलब आंसर नहीं दिया, एक बच्चे ने भी सही आंसर नहीं दिया। बस करो, हो गया, अब मुझे पढ़ाने दो। देखो अभी मैंने आपको यहां पर लिखा कि हमारे बॉडी में दो टाइप की गैसेस होती हैं, एक मैंने लिखा था ऑक्सीजन, एक लिखा था मैंने CO2। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। और ऑक्सीजन क्या करवाता है? तो ऑक्सीजन मैम आपने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि ऑक्सीजन किसका ब्रेक डाउन करता है? ग्लूकोज का। और जैसे ही ऑक्सीजन ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है तो मैम हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, साथ में पानी भी बनता है, और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को हम नाम क्या देते हैं? एटीपी। और ये एटीपी स्टोर कहाँ होती है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया किसका पार्ट होता है मैम? सेल का पार्ट होता है। ये बात बताई थी मैम ने, बताई थी मैंने, ठीक है। देखिए तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि हमारे बॉडी में एक तो ऑक्सीजन है, एक CO2 है, ठीक है। ये ऑक्सीजन किसका ब्रेक डाउन करता है? ग्लूकोज का, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बना, पानी बना और एनर्जी बनी। और एनर्जी किसकी फॉर्म में बनी? एटीपी की फॉर्म में बनी। और ये एटीपी कहाँ स्टोर हो गया मैम? माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, या फिर मैम आपने पढ़ाया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, एनर्जी हाउस बोलते हैं। और एनर्जी स्टोर होगी माइटोकॉन्ड्रिया के पास, मतलब किसके पास? सेल्स के पास। और अगर सेल्स के पास एनर्जी है तो किसके पास है? टिश्यूज, उत्तक के पास। अगर टिश्यूज के पास है तो किसके पास मैम? ऑर्गन्स के पास। ऑर्गन्स के पास है तो ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के पास है तो मतलब ह्यूमन बॉडी के पास है, ठीक है। हो गया क्लियर ये मामला? मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि हमारे बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं उन सारे की सारी सेल्स में ये रिएक्शन होती है। यस, मैं यही कहना चाह रही हूँ। क्यों कहना चाह रही हूं? क्योंकि हमारे बॉडी में ऑर्गन्स हैं, और ऑर्गन्स को काम करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट? एटीपी की। और एटीपी की रिक्वायरमेंट के लिए हमें कौन सा रिएक्शन करवाना पड़ेगा? ये रिएक्शन करवाना पड़ेगा। और जब ये रिएक्शन होगा तो हमें कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन। और बदले में कौन सी बनेगी? CO2। तो कहने का मतलब है हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे ऑर्गन्स क्या करते हैं? काम करते हैं। और काम करने के लिए उनको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। और एनर्जी बनती है तो वहां पर साथ में कौन सा गैस बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, ठीक है। अब देखो मैंने बोला हमारे बॉडी में दो टाइप की गैसेस आ गई, पहला ऑक्सीजन, दूसरा CO2। अभी मैंने एक सेंटेंस बोला कि हमारे बॉडी में सब कुछ कहाँ घुला हुआ होता है? ब्लड के अंदर। तो ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है उसको बोलते हैं प्योर ब्लड, या दूसरा नाम देते हैं उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहने का मतलब है ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस का अमाउंट ज्यादा है, उसको हम क्या बोलते हैं? शुद्ध रुधिर या ऑक्सीजन युक्त रुधिर, ठीक है। ऐसा ब्लड जिसके अंदर CO2 होता है उसको बोलते हैं इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रुधिर, या हम बोलते हैं उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इम्प्योर का मतलब ये नहीं है कि उसमें गंदगी आ गई या वो खून खराब हो गया। इम्प्योर का मतलब है उसमें क्या आ गया? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दो वो प्योर बन जाएगा, या उसमें ऑक्सीजन डाल दो, CO2 का अमाउंट कम कर दो, वो क्या बन जाएगा? प्योर बन जाएगा। अब मेरे क्वेश्चन का ध्यान से आंसर सुनो, जो मैंने आप सबसे पूछा कि
आंसू राजा, मैं बोल रही हूँ ये लाइव क्लास है, प्लीज यहाँ पे डिस्टर्ब मत करें बीच में। तो मैंने बोला आपसे पूछा कि मुझे बताइए जरा आपके हार्ट का काम क्या होता है। आप में से कुछ ने पता नहीं क्या क्या जवाब दिया। अब सुनो ध्यान से, क्या आपके हार्ट का, मैंने बोला पंपिंग करना, सही बोला पंपिंग। आपने भी, कुछ बच्चों ने बोला मैम पंपिंग करता है। किसकी पंपिंग करता है? आप सबने बोला मैम ब्लड की पंपिंग करता है। और मैंने आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि अगर ब्लड की पंपिंग छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा। तो आप देखो क्या हो जाएगा। यहां पर बहुत सारी सेल्स हैं हमारे बॉडी में और इन सेल्स के पास CO2 का अमाउंट है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि इन सेल्स को एनर्जी चाहिए और एनर्जी होगा तो साथ में क्या बनना है यहाँ पर CO2 भी बनेगा। और CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हमारे बॉडी में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, उसे क्या करवाना है? आउट करवाना है। हमें कौन सी चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो इन सारे के सारी सेल से या इन सारी की सारी ऑर्गन से ऐसे खून आएगा। इस खून के अंदर कौन सी गैस का अमाउंट ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड का। और ये खून किसके पास आएगा? तो आप बताएंगे हमारे हार्ट के पास आएगा। मान लो यहां पर आपका हार्ट है और ये बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स की सेल्स हैं, सेल्स के पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। जब जब एनर्जी बनेगा तब तब इनके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। ठीक है, और जब जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तब तब यहां पर एनर्जी बनेगा। रोहन एक बार चेक कीजिए, बच्चे बोल रहे हैं क्लास रुक गया है। क्लास रुक गया? क्लास रुक गया? क्लास रुक गया? अरे क्लास तो सही है यार, कौन बोल रहा है क्लास रुक गया? वो अपना नेट चेक कर लें प्लीज एक बार, इंटरनेट डेटा अपना सही कर लें। क्लास तो चल रहा है यहाँ से, बहुत सही चल रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, तो मैम सारे के सारे ऑर्गन्स हैं, उन सारे के सारे ऑर्गन्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करवाना है, मतलब बाहर निकालना है। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनिए कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कौन सा ऑर्गन करता है? आपके फेफड़े करते हैं, आपके लंग्स करते हैं। कैसे आउट करते हैं मैम फेफड़े? तो फेफड़ों से ऊपर होता है मैम हमारा विंड पाइप, जिसको बोलते हैं हम श्वास नलिका। और श्वास नलिका किससे जुड़ा हुआ होता है? नोज से। और नोज से क्या हो जाता है? CO2 आउट हो जाता है। मैंने क्या बोला, फिर रिपीट कर रही हूं, जितनी सारी सेल्स हैं उन सारी सेल्स को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी चाहिए होगी तो साथ में CO2 बनेगा। CO2 गैस को आउट करवाना है हमारे बॉडी में, क्योंकि हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का कोई काम नहीं होता। ठीक है, और ये CO2 आउट कौन करता है? मैम फेफड़े करते हैं। कैसे करते हैं मैम? फेफड़ों से ऊपर श्वास नली होती है, श्वास नली से ऊपर नोज, और नोज से हमने सांस ली, मैंने इनहेल किया, ऑक्सीजन लिया, या फिर हमने एयर ली। एयर में से ऑक्सीजन काम का होता है। मैंने सांस छोड़ी, नाक से छोड़ी, नाक से छोड़ा तो मतलब क्या छोड़ा मैंने सांस छोड़ने में? CO2 छोड़ा। ठीक है, बट अब आपको एक बात याद रखनी है, मैंने कहा कि ये ब्लड आना चाहिए फेफड़ों के पास, बट ये ब्लड आपका या आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फेफड़ों के पास नहीं आता है। ये पहले किसके पास जाता है? हार्ट के पास जाता है। इसीलिए मैंने यहां पर आपके हार्ट ने एज ए सर्कुलेटरी मीडियम की तरह काम कर दिया। मैम ये खून डायरेक्टली यहां जाना चाहिए था, बट डायरेक्टली नहीं जाता है। पहले हमारे हार्ट के अंदर आता है और हार्ट इस खून को पंप करके, पंपिंग बोलते हैं ना, इस खून को पंप करके किसके पास ट्रांसफर करता है? लंग्स के पास। अब लंग्स क्या करते हैं? तो इसमें CO2 तो आउट करवाएंगे और ऑक्सीजन इन करवाएंगे। यहां से ऐसे CO2 आउट कर दिया और यहीं से वापस एयर आता है और उस एयर में से ऑक्सीजन आता है। ठीक है, अब क्या होगा? फेफड़े क्या करेंगे? इस ब्लड में से CO2 आउट कर दिए, ऑक्सीजन इन कर दिया। अब फेफड़े वापस खून किसको भेजेंगे? हार्ट को भेजेंगे। बट जब फेफड़ों से हार्ट के पास ब्लड आएगा तो कौन सी गैस वाला आएगा? ऑक्सीजन वाला। अब हमारा हार्ट क्या करेगा? उसी खून को उसी ऑर्गन के पास, उसी सेल्स के पास वापस भेजेगा जहां से क्या आया था? CO2। बट अब फेफड़ों से आ रहा है तो फेफड़ों ने कौन सी गैस अंदर कर दी? ऑक्सीजन। और फेफड़ों ने इसको किसके पास भेजा? हार्ट के पास। तो अब जब हार्ट से खून जाएगा तो कैसा जाएगा मैम?
ऑक्सीजन वाला। और ये ऑक्सीजन किसके पास आएगा? सेल्स के पास। और सेल्स के पास क्या होता है मैम? C6H12O6 होता है। ऑक्सीजन आते ही इसका क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा मैम। क्या बनेगा मैम? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ स्टोर होगी? सेल्स के पास। तो सेल्स के पास एनर्जी है तो आपके टिश्यूज के पास है तो ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स के पास तो क्या होगा? तो आपका पूरे के पूरे बॉडी सिस्टम के पास है। तो यहां पर आपके हार्ट ने एज ए सर्कुलेटरी मीडियम की तरह काम कर दिया। आप सब कुछ भूल जाओ, अगर कुछ समझ में नहीं आया, आप एक बात याद रखो कि जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, जब उनसे खून आता है तो हमारे हार्ट के पास जब भी खून आएगा तो हमेशा इम्प्योर आएगा। और इम्प्योर का मतलब कौन सी गैस का अमाउंट ज्यादा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। बट जब हार्ट से जाएगा तो हमेशा ऑक्सीजन वाला जाएगा। और ऑक्सीजन का मतलब कौन सा? ब्लड, प्योर ब्लड। बस इतनी सी बात मुझे समझानी थी कि सारे के सारे ऑर्गन्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड था, उसने खून में घोला। ऐसा खून जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है इम्प्योर कहलाता है। और इम्प्योर ब्लड हार्ट के पास आता है। हार्ट उसको पंप करके, जो पंपिंग का मतलब था ना वो यही है, और पंप करके क्या करता है? लंग्स के पास ट्रांसफर करते हैं। लंग्स उसमें से ऑक्सीजन इन करेंगे, CO2 आउट करवाएंगे। फेफड़ा ये ऑक्सीजन वाला खून वापिस हार्ट को भेजेगा, हार्ट वापिस उसी ऑर्गन को भेज देगा। तो मैंने आपसे पूछा पंपिंग का मतलब क्या होता है। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे नींद में भी जगाकर कि पंपिंग का मतलब क्या होता है, आप क्या बताएंगे? कि CO2 वाला ब्लड का हार्ट के पास आना, और उस CO2 वाले ब्लड का लंग्स के पास जाना, और उसमें से CO2 आउट होकर ऑक्सीजन वापस आना लंग्स के पास, और लंग्स से हार्ट से जाना, और हार्ट से वापस उसी ऑर्गन के पास जाना। तो ये होता है पंपिंग का मतलब। अब मैंने पूछा पंपिंग रुक जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपका जवाब आना चाहिए था पंपिंग रुक जाएगा तो मैम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा। और अगर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बंद होगा मैम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा। और अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, क्या नहीं बनेगा मैम? एनर्जी नहीं बनेगा। और एनर्जी नहीं होगा तो हमारी सेल्स काम करना बंद कर देंगी। हमारी सेल्स क्या हो जाएंगी? डेड हो जाएंगी। और जब सेल्स काम करना बंद करेंगी तो टिश्यूज काम करना बंद करेंगे, और टिश्यूज काम करना बंद करेंगे तो ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स काम करना बंद करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम। और हमारे सारे के सारे ऑर्गन्स के पास एनर्जी का कमी हो जाएगा, और ऑर्गन स्ट्रोक हो जाएंगे, ऑर्गन्स जाम हो जाएंगे, और हमारा बॉडी क्या हो जाएगा? ओम नमः शिवाय हो जाएगा। ठीक है। तो पंपिंग का मतलब क्या बताएंगे? कि हार्ट के पास इम्प्योर और हार्ट से कैसा? प्योर। इसीलिए मैंने हार्ट को किस सिस्टम में रखा? सर्कुलेटरी सिस्टम में रखा। ये होता है पंपिंग का मतलब। तो अगर पंपिंग छोड़ दी, ये प्रोसेस खत्म, ये प्रोसेस खत्म, इंसान खत्म। ये होता है आपका। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। अंकित साहू पूछ रहे हैं एटीपी का फुल फॉर्म। अंकित साहू, आई थिंक आपने मेरी सेल बायोलॉजी वाली क्लास नहीं की। अगर वो की होती तो आपको एटीपी का फुल फॉर्म आ रहा होता। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब देखिए, हमें एक एक करके तीनों ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने। सबसे पहला मैं हार्ट से ही स्टार्ट करती हूँ। तो हम पहले पढ़ेंगे हार्ट, उसके बाद ब्लड वेसल्स इसी के अंदर पढ़ लेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे हम क्या? तो हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी क्या होता है? टू स्टडी अबाउट ब्लड। देन पढ़ेंगे हम ब्लड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन कि साइंस की उस ब्रांच का नाम बताओ जिसमें हम हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं। आप बताओगे टू स्टडी अबाउट हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। विज्ञान की वो ब्रांच, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम हार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, उसको हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं। जब जब आप लॉजी टर्म देखोगे तब तब उसका मतलब होगा टू स्टडी, उस चीज के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, उसके बाद कार्डियो टर्म जब भी देखोगे आप साइंस में, कार्डियो टर्म का मतलब होता है हार्ट। तो टू स्टडी अबाउट हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। और जो डॉक्टर होंगे जो कार्डियोलॉजी पढ़ाई करते हैं, या कार्डियोलॉजी एमबीबीएस के टाइम पे जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, या आगे चलकर वो डॉक्टर बनते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट, उनको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट में आपसे पूछा जाएगा हार्ट कैसा ऑर्गन है। आप सब बताएंगे हार्ट कैसा ऑर्गन है? पंपिंग ऑर्गन है। और किसको पंप करता है मैम? खून को पंप करता है। क्यों करता है मैम? CO2 बाहर निकालने के लिए और ऑक्सीजन ऑर्गन्स के बीच में पहुंचाने के लिए। अनुराग सिंह का क्वेश्चन है मैम डर्मेटोलॉजी किसकी स्टडी होती है? बेटा जब जब आप डर्म टर्म देखते हैं ना, तब तब आप वहां समझ जाना कि वो स्किन से रिलेट करता है। तो डर्मेटोलॉजी स्किन की स्टडी होती है, त्वचा के बारे में पढ़ना।
हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, आपसे पूछा जाएगा, ये तो हो गया कि हार्ट पंपिंग ऑर्गन है, उसके बाद आपको बोलना है कि हार्ट और क्या, हार्ट को हम कौन सा ऑर्गन बता सकते हैं। हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हार्ट कैसा ऑर्गन हो जाएगा, सर्कुलेटरी ऑर्गन हो जाएगा। ये तो कुछ नई बात नहीं हुई मैम बताने वाली, क्योंकि मैम जब हम पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में तो ऑब्वियस ही बात है सर्कुलेटरी ऑर्गन होगा। और किसको सर्कुलेट करता है, आप क्या बताएंगे, ऑक्सीजन को ऑर्गन्स के बीच में, और CO2 को कहाँ ट्रांसफर करता है, फेफड़ों के पास करता है, लंग्स के पास करता है। तो ये सर्कुलेशन का मतलब हो गया, पंपिंग का मतलब मैंने भी बताया था, पंप करके फेफड़ों के पास ट्रांसफर करना। नेक्स्ट आप बताएंगे हार्ट कैसा ऑर्गन है, आप बताएंगे हार्ट इज ए मस्क्यूलर ऑर्गन, हार्ट इज ए मस्क्यूलर ऑर्गन। और हिंदी में बोलेंगे हृदय एक मांसपेशीय अंग है, हृदय एक मांसपेशीय अंग है। ये टर्म मुझे लग रहा है कुछ बच्चों के लिए नया नया सा है, तो इस टर्म का मतलब समझना चाहिए हमें क्या होता है। देखिए मसल्स का मस्कुलर का मतलब क्या होता है, यहां आओ, इधर आइए। एक आपने सुना होगा हमारे बॉडी में क्या होती हैं, बोन्स होती हैं जिनको आप क्या बोलते हैं, हड्डियां बोलते हैं। दूसरा आपने सुना होगा हमारे बॉडी में कार्टिलेज होती हैं जिनको आप बोलते हैं उपास्थि। तीसरा टर्म आपने सुना होगा पसलियां, मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा, जिनको इंग्लिश में रिब्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने सुना होगा मसल्स, मसल्स जिनको आप मांसपेशियां बोलते हैं। मेरा मांस फट गया, सुना होगा जरूर। ये हमारे बॉडी में 4 चीजें होती हैं। ये क्या है मैम, ये ऑर्गन्स हैं क्या है मैम, ये सेल्स हैं, क्या नाम लिख दिया आपने। आज के बाद मुझे नहीं पता था, आज तक आप क्या सोचते थे कि हड्डियां क्या होती हैं, बट आज के बाद आप बताओगे कि ये चारों के चारों टिश्यूज होते हैं। टिश्यूज, टिश्यू का मतलब जिसमें ग्रुप ऑफ सेल्स हों, बहुत सारे टाइप की सेल्स हों, है ना। और टिश्यू जुड़कर क्या बनाते हैं आपस में मैम, ऑर्गन, टिश्यू जुड़कर ऑर्गन बनाते हैं। तो ये वो टिश्यू हैं जो हमारे ऑर्गन्स को फॉर्म करते हैं, जो हमारे अंग बनाते हैं, ठीक है। तो मैम हमारे बॉडी में 4 टाइप के उत्तक हैं, 4 प्रकार के उत्तक हैं, टाइप के टिश्यूज हैं, ऐसे टिश्यू जो क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। अब ध्यान से सुनो, अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ह्यूमन बॉडी के हार्डेस्ट टिश्यू का नाम बताओ, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, बोन्स। तो एक क्वेश्चन तैयार होगा आपके मुफ्त में फ्री में कि बोन्स आर हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। मानव के शरीर की सबसे कठोर उत्तक कौन सी होती है, हड्डियां होती हैं, ठीक है। दूसरा, ये मसल्स सबसे कमजोर होती हैं। तो क्वेश्चन पूछे ह्यूमन बॉडी की वीकेस्ट टिश्यू कौन सी है, आप क्या बताएंगे, मांसपेशियां या मसल। मैम कार्टिलेज क्या होती हैं, ये आप अपना कान देख रहे हैं, कान, ये मेरा इतना जल्दी ये सॉफ्ट हो रहा है, मैं मोड़ रही हूँ इसको। टीचर आपका कान पकड़ के ऐसे नहीं मोड़ता था स्कूल में, या आप नोज की टिप ऐसे करो, ये होती है आपकी कार्टिलेज, ठीक है। तो मैम आप ध्यान से सुनो मेरा नेक्स्ट पॉइंट, हमारे बॉडी में 4 ऐसे टिश्यूज हैं जो ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं। इन चारों में से सबसे हार्ड हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, और सबसे वीक मसल्स होती हैं। कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनमें बोन्स और कार्टिलेज होती हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन्स जिनमें कार्टिलेज रिब्स होती हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन जिनमें मसल्स और बोन्स होती हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गन जिनमें चारों में चीज हो सकती है। बट ऐसा ऑर्गन जिसमें सिर्फ मसल्स हो उसको हम क्या बोलते हैं, मस्क्यूलर ऑर्गन। ऐसा ऑर्गन जिसमें सिर्फ मांसपेशियां हो उसको हम क्या बोलते हैं, मस्क्यूलर ऑर्गन। और मांसपेशियां मैंने बताया है सबसे कमजोर होती हैं, और हमारे हार्ट के अंदर, हमारे दिल के अंदर ना हड्डी होती है, ना उपास्थि होती है, ना पसली, ना रिब्स, सिर्फ क्या होती हैं, मसल्स। और मसल्स तो मैम कमजोर होती हैं, इसीलिए कहा जाता है हार्ट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होता है। क्यों? क्योंकि मैम हार्ट के अंदर सबसे वीक टिश्यू होते हैं। और कौन से वीक टिश्यू, आप क्या बताएंगे, मसल्स होती हैं। ऐसा ऑर्गन जिसमें सिर्फ मसल्स हो उसको क्या बोलते हैं हम, मस्कुलर ऑर्गन। जैसे मैंने बताया था टंग, हमारी जीभ, जीभ में ना हड्डी है, ना कार्टिलेज है, ना रिब्स है, तो टंग भी कैसा ऑर्गन था, मस्कुलर ऑर्गन या मांसपेशीय अंग। इसीलिए कहा जाता है हार्ट बहुत ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होता है, ठीक है।
इतनी बातें। अब आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा कि हार्ट कैसा ऑर्गन है, आप इन तीनों वाला ऑप्शन लेकर चलेंगे। वो पंपिंग ऑर्गन भी है, वो सर्कुलेटरी ऑर्गन भी है, और तीसरा वो मैम मस्कुलर ऑर्गन भी है। ठीक है, और 2 क्वेश्चन मुफ्त में तैयार हो गए थे। हड्डियां सबसे स्ट्रॉन्ग मजबूत उत्तक होते हैं और मसल सबसे कमजोर उत्तक होते हैं। चले नेक्स्ट बात पे, चलो मैम आगे। नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट आपका है कि जो हार्ट है उसका आकार कैसा होता है, हृदय का आकार कैसा है। अगर आपसे इसका शेप पूछा जाए, आप बताएंगे फिस्ट के जैसा होता है। फिस्ट का मतलब समझते हैं? मुट्ठी के आकार के जैसा, मुट्ठी के आकार का जैसा ऐसा होता है दिखने में आपका हार्ट। ठीक है, चलिए उसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ह्यूमन हार्ट का वेट कितना होता है। आप बताओगे ह्यूमन हार्ट का वेट, वजन कितना होता है? भरत सर कह रहे हैं 1.5 किलो। 1.5 किलो में कितने लोगों का आ जाएगा, है ना? तो ह्यूमन हार्ट का वेट होता है 300 ग्राम, ओनली 300 ग्राम का होता है। अब देखना, कुछ बुक्स में लिखा हुआ होता है 320, कुछ में लिखा होता है 350, कुछ में लिखा होता है 325। मैं आपको बता दूं ऑन एन एवरेज 300 ग्राम होता है। और मैं आपको बता दूं ये 300 ग्राम मैं कैसे लिखवा रही हूँ। तो साइंस ना एक 70 किलो के इंसान को ऑन एन एवरेज मानती है। साइंस कहती है कि एक 70 किलो का इंसान है तो उसके ह्यूमन हार्ट का वजन कितना होना चाहिए? 300 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, आपको 300 ग्राम वाला ही ऑप्शन सही करना है। ठीक है, बट कभी कभी 320 350 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन हार्ट में क्या होती है? मसल्स, और मसल्स प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। कभी कभी फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी आकार, मुट्ठी के जैसा। मुट्ठी नहीं समझते क्या? मुट्ठी जैसा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होती है, ये मसल्स फूल जाती हैं, और जब फूल जाती हैं तो क्या हो जाती है, इनका थोड़ा सा वजन क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। बट ऑन एन एवरेज आप 300 ग्राम ही बताएंगे। चलिए नेक्स्ट चलो मैम। नेक्स्ट बात है मैम, ये तो हो गया आपने वेट की बात कर ली। अब बात आती है कि हार्ट की लोकेशन क्या होती है। पहले डायरेक्शन समझ लेते हैं। हार्ट की डायरेक्शन क्या होती है, मतलब ह्यूमन बॉडी में हार्ट किधर होता है, किस दिशा में होता है। मैंने आपको बताया है साइंस हमेशा कैसे मानना है। साइंस में ये डायरेक्शन लेफ्ट मानना है, ये राइट मानना है, ऐसे मानती है साइंस। तो साइंस आपसे पूछना चाह रही है कि हमारे बॉडी में लेफ्ट में है दिल या राइट में है, कहाँ है दिल। तो आप बताएंगे कि दिल कहाँ होता है। तो पहली बात तो हमारा जो हार्ट है वो चेस्ट कैविटी में होता है, हमारे छाती वाले पार्ट में होता है। कहाँ होता है? कुछ बच्चे मुझे आंसर देते हैं लेफ्ट में होता है, कुछ आंसर देते हैं राइट में होता है। आपको आंसर देना है सेंटर में होता है। ये होता है आपका लेफ्ट डायरेक्शन, बायां दिशा, ये होता है राइट। अगर मैं बात करूं तो आपका दिल C4 सेंटर में है। फिर हम क्यों बोलते हैं कि दिल लेफ्ट में होता है? क्योंकि ये जो 300 ग्राम वजन है उसमें से अप्रोक्सीमेटली 220 ग्राम जो है वो लेफ्ट साइड में ज़्यादा झुक गया, बट बाकी का 80 ग्राम कहाँ है? सेंटर में। हमारा दिल मैम सेंटर में ही होता है, बिल्कुल। जो चेस्ट कैविटी है उसके बीचों बीच हमारा दिल होता है, बट वो लेफ्ट साइड में मैम ज़्यादा झुकाव किस साइड हो गया? तो यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे कि लेफ्ट में 220 ग्राम अप्रोक्स और सेंटर में 80 ग्राम। अब ये नॉर्मल कंडीशन है। कभी कभी आपने सुना होगा कि फलाना कोई एक इंसान है, उस इंसान के राइट में दिल है। राइट में दिल नहीं था, दिल तो सेंटर में था, बट इस बार ज्यादा किस साइड झुक गया? आप बताएंगे ज्यादा किस साइड? राइट वाली साइड में झुक गया। ठीक है, था तो वो सेंटर में, इधर की साइड झुक गया। नॉर्मल इंसान है, कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ता, 220 ग्राम यहाँ हो यहाँ हो, बट अगर 80 ग्राम ऊपर नीचे चला जाता है तो सर्कुलेशन में गड़बड़ हो भी सकती है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बट थोड़ी बहुत मतलब हार्ट के अंदर ब्लड प्रेशर वगैरह की दिक्कत आने लग जाती है अगर राइट में आपका हार्ट हो जाता है तो। आप इसको ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हमारे नॉर्मल केस में कैसा रहता है? ऐसे। तो हमें तो नॉर्मल केस से मतलब है। तो आप बताएंगे हमारी चेस्ट कैविटी में, हमारे छाती वाले पार्ट में 80 ग्राम सेंटर में, लेफ्ट में 220 ग्राम। प्रमोद जी बोल रहे हैं मैम मेल और फीमेल दोनों में सेम वेट होता है क्या? मैंने आपको अभी एक टर्म लिखा कि 70 किलो का इंसान का मतलब चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ऑन एन एवरेज अगर 70 किलो का कोई इंसान है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसके हार्ट का वजन 300 ग्राम ही होना चाहिए। ठीक है,
मैम प्लीज बताएं आंसर क्या होगा। आपको आंसर यही बताना है, आप बताएंगे सेंटर में होता है, बट ये पूछ ले कि लेफ्ट में कितना होता है तो आप बताएंगे 220 ग्राम, 220 ग्राम। ठीक है, ये हो गया आपका डायरेक्शन। अब बात आती है कि मैम हमारे हार्ट की लोकेशन क्या होती है, कहाँ होता है। अगर हम आपसे पूछ लें कि होता कहाँ है, चलो ये तो डायरेक्शन बताइए आपने, होता कहाँ है और कैसा दिखेगा और कब दिखेगा, क्या करोगे तब दिखेगा। इसके लिए आपको दो टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए। नंबर वन इज फिजियोलॉजी, नंबर वन इज फिजियोलॉजी, नंबर टू इज एनाटोमी, फिजियोलॉजी एंड एनाटोमी। अगर हिंदी में बात करूं, फिजियोलॉजी को बोलते हैं बाहरी संरचना, और अगर इसकी बात करूं तो इसको बोलते हैं आंतरिक संरचना, बाहरी संरचना एंड आंतरिक संरचना। अब सुनिए फिजियोलॉजी का मतलब क्या है। ह्यूमन बॉडी का कोई भी इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल का मतलब जो बाहर विजिबल नहीं है उनको बोलते हैं इंटरनल ऑर्गन। कोई भी ह्यूमन बॉडी का इंटरनल ऑर्गन, उसको बाहर निकाल के उसके आउटर स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हो, दैट इज नोन एज फिजियोलॉजी। बट अगर उस ऑर्गन को कट करके स्टडी कर रहे हो, दैट इज नोन एज एनाटोमी। ह्यूमन बॉडी का कोई भी इंटरनल ऑर्गन बाहर निकाल लिया, मैंने हार्ट निकाला अपना, निकाल के ऐसा रखा सामने, जो भी मुझे चीज दिखेगी, जहां भी दिखेगा, जैसा भी होगा, वो क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजी। उसको कट करके स्टडी करूंगी, एनाटोमी। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे फिजियोलॉजी होगी हार्ट की और कैसे एनाटोमी होगी। बड़ा ही गौर से सुनना है आपको एक एक चीज करके, क्योंकि एक एक चीज से यहाँ क्वेश्चन बनते हैं, एक एक लाइन में क्वेश्चन बनता है। जब बच्चा ये बार बार कमेंट करना ना, लाइव क्लास है क्या, ये है वो है, मैं ब्लॉक करवा दूंगी यहाँ से। फालतू के कमेंट नहीं चाहिए मुझे अपनी क्लास में, चुपचाप पढ़ लो। देखिए फिजियोलॉजी का मतलब क्या है। अगर मैंने अपने चेस्ट वाले पार्ट से अपनी स्किन रिमूव कर दी, अपनी त्वचा को हटा दिया, तो हार्ट कैसा दिखेगा, कहाँ पर लोकेटेड दिखेगा। ध्यान से सुनो, हमारा ये चेस्ट वाला पार्ट है, ये चेस्ट वाला पार्ट है। जैसे ही मैं इस चेस्ट वाले पार्ट से स्किन को हटाऊंगी, तो स्किन को हटाऊंगी तो ऐसे मुझे एक हड्डी दिखेगा, सेंटर के अंदर एक हड्डी दिखेगा। मैंने एक बात आपने सबने सुनी होगी हमारे बॉडी में कि जब हम अडल्ट होते हैं तो हम लोगों में कितनी हड्डियां होती हैं, 206 होती हैं। वो बात की बात है, बच्चों में कितनी होती हैं, कैसे होती हैं, अभी नहीं बताऊंगी मैं। और इन 206 में से एक हड्डी ये होती है। और अब आपने सबने सुना होगा हड्डियों के नाम होते हैं, जैसे थाई बोन को फीमर बोलते हैं, है ना, जैसे कान वाली को स्टेपीज। बड़े कॉमन से 2-3 नाम तो याद है, पर मुझे तो कम से कम 60 से 70 हड्डियों के नाम याद है, और मैं आपको भी याद करवाऊंगी वैसे नाम। ठीक है, तो मैम ये जो सेंटर में मुझे हड्डी दिखी है, इसका नाम होता है चेस्ट बोन, इसको छाती वाली हड्डी बोलते हैं। और अगर इसका नाम की बात कर रहे हैं तो इसका नाम होता है स्टर्नम। इसका नाम क्या होता है, स्टर्नम। आप क्या बताएंगे कि जैसे ही हमने हमारे चेस्ट वाले पार्ट से स्किन को हटाया, त्वचा को हटाया, तो स्किन को हटाते ही हमें सेंटर वाले पार्ट में, चेस्ट कैविटी में एक बोन दिखेगी, एक हड्डी दिखेगी जिसका आकार वी होता है, और वी जैसे आकार की हड्डी दिखेगी। इस हड्डी को हम चेस्ट बोन बोलते हैं। लड़के में भी एक होती है और लड़की में भी एक होती है। अब मैम इस हड्डी का काम क्या होता है, इस हड्डी से जुड़ी हुई होती हैं हमारी रिब्स, और रिब्स को हिंदी में पसली बोलते हैं। अगर बात करूं हमारे बॉडी में कितनी रिब्स होती हैं, तो 12 पेयर्स, और पेयर्स का मतलब टोटल कितनी होगी, 24। इस बोन का क्या काम है, इस हड्डी के दोनों साइड ऐसे आपकी पसलियां जुड़ी हुई होती हैं, ऐसे। कितनी है टोटल, 24। 12 जोड़ी इधर और 12 जोड़ी ही इधर, ऐसे। मैंने कम ज्यादा बना दी होंगी, आपको बस ये सोचना है 12 इधर 12 इधर। क्वेश्चन आए ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर रिब्स होती हैं, 12 पेयर, टोटल नंबर में 24। किस हड्डी से जुड़ी हुई होती हैं, तो आप क्या बताएंगे, आप क्या बताएंगे कि चेस्ट बोन से जुड़ी हुई है। चेस्ट बोन का नाम क्या होता है, स्टर्नम। और इस पूरी स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है रिब्स केज। सुना होगा आपने, हमारे चेस्ट वाले पार्ट में पसलियों का एक पिंजरा सा बना हुआ है। देखो ये पिंजरा जैसे दिख रहा होगा आपको ना, पसली पिंजरा बना हुआ है। अब ये पसली पिंजरे का काम क्या है, तो ध्यान से सुनो, ये कौन सा डायरेक्शन, लेफ्ट, ये कौन सा डायरेक्शन, राइट।
हमारा हार्ट ज़्यादा किस साइड डायरेक्शन में झुका हुआ है? दूसरा। तो आपको हार्ट कैसा दिखेगा? ये जो दूसरी रिब है और ये जो छठी रिब है, ये दूसरी और छठी रिब के बीच में ऐसे आपको आपका हार्ट दिखेगा। और इस हार्ट का जो ये वजन है ये 80 ग्राम है। और 80 ग्राम कहाँ होना चाहिए था मैम? सेंटर में। तो कहाँ आ गया? सेंटर। और इधर की साइड जो वजन है वो वजन कितना होगा मैम? 220 ग्राम। ये कौन सी पसली थी मैम? सेकंड रिब, दूसरी पसली। ये कौन सी? सिक्स्थ रिब। आपको बताना है सेकंड और सिक्स्थ। ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। मैंने ये बीच बीच में कुछ ज्यादा ही बना दी। मैं आपका पूरा ही कंप्लीट 6 बना देती हूँ ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। ठीक है। ये दूसरी से लेकर छठी पसली के बीच में हमें क्या दिखता है? हार्ट दिखता है। हमारा हार्ट कहाँ होता है आप बताएंगे? इसके ऊपर क्या लगी हुई है? स्किन लगी हुई है। मैं स्किन को हटाऊंगी, ये स्ट्रक्चर दिखेगी। तो ये क्या होगी? हार्ट की फिजियोलॉजी। अब आप बोलेंगे मैम इन रिब्स को हटा दो, कहाँ दिखेगा हार्ट? उसको बोलेंगे एनाटॉमी। और यही एनाटॉमी हमें डिटेल में पढ़नी है। यही एनाटॉमी हमें पढ़नी है कि क्या क्या हार्ट के अंदर होता है। उसकी कट करके उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज नोन एज एनाटॉमी। क्वेश्चन क्या बन गया? ह्यूमन हार्ट कौन कौन सी रिब के बीच में होता है? ह्यूमन हार्ट इज फाउंड बिटवीन सेकंड एंड सिक्स्थ रिब इन डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन। मानव का हृदय दूसरे और छठी पसली में पाया जाता है। और ज्यादा किस दिशा में? बाएं दिशा में। और सेंटर में कितना? 80 ग्राम। एक क्वेश्चन क्या हो गया? चेस्ट बोन का नाम बताओ। स्टर्नम। मम्मी ने आपको बचपन से सिखाया होगा कि जब भाई बहन से लड़ाई करते हो, मतलब मुक्के मारने वाली वैसी लड़ाई, तो उसके चेस्ट पे मत मारना। सिखाया था कभी? क्यों नहीं मारना? क्योंकि चेस्ट में क्या होता है? स्टर्नम। उसका स्टर्नम टूटा और उसका ये हार्ट क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा। हार्ट पिचक गया, आपका सारा का सारा हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक आ गया, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो गया, इंसान की डेथ। ठीक है। अब बात आती है मैम इस एनाटॉमी टर्म का मतलब आप क्या बताएंगे? तो सुन लीजिए, एनाटॉमी का मतलब क्या बताएंगे। मैंने कहा मैं इन रिब्स को हटा दूं तो मुझे एग्जैक्ट हार्ट कहाँ दिखेगा? तो इन रिब्स के नीचे होते हैं आपके लंग्स, फेफड़े। फेफड़े भी कहाँ होते हैं? इस रिब्स केज के अंदर होते हैं। ये जो रिब्स है इसके यहाँ वाला जो फेफड़ा होता है वो राइट वाला होता है। ये राइट लंग है इन रिब्स के नीचे। और यहाँ पर आपका लेफ्ट वाला फेफड़ा है। अब कभी आपने सुना हो या नहीं सुना हो, मैं आपको पहली बार बता रही हूँ कि जो आपका एक फेफड़ा छोटा होता है, एक फेफड़ा बड़ा होता है। कौन सा छोटा होता है? आप बताएंगे मैम ये राइट वाला तो एज इट इज ऐसा होता है, बड़ा होता है। बट लेफ्ट वाला फेफड़ा कभी भी बनाएंगे आप तो ऐसे नहीं बनाएंगे जैसे मैंने बनाया है। आप इसको यहाँ से कट करके आप इसको ऐसे बनाएंगे। लेफ्ट वाला फेफड़ा ऐसा बनाएंगे। कभी भी आप डायग्राम देखना हॉस्पिटल में, आपको ऐसा मिलेगा लेफ्ट वाला फेफड़ा। क्यों? क्योंकि इस लेफ्ट फेफड़े के यहाँ पर ऐसा आपका हार्ट होता है। यहाँ पर कैसे मैम? ये दायां वाला फेफड़ा आ गया इन रिब्स के नीचे, यहाँ बायां वाला। और बाएं वाला फेफड़ा मैम अंदर की साइड धसा हुआ है, एक गड्ढा सा बना हुआ है। अच्छा बताओ, गड्ढे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नोच। और यहाँ पर हार्ट है तो कौन सा नोच? कार्डियक नोच। और हिंदी में बोलते हैं हृदय गुहा। मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि हमारे लेफ्ट लंग के नीचे एक नोच होता है, एक गड्ढा होता है, जिस गड्ढे के अंदर हमारा हार्ट होता है। कार्डियक टर्म का मतलब क्या होता है? हार्ट। और ये गड्ढा कौन कौन सी पसली के बीच में होगा? दूसरी और छठी पसली के बीच में। यहाँ अंदर के नीचे फेफड़ा है और इस फेफड़े में ऐसा गड्ढा बना हुआ है और इस गड्ढे के बीच में यहाँ पर क्या है? हार्ट है। ये हार्ट की एनाटॉमी। अब इस हार्ट को हमें कट करके सारी स्टडी करनी है, वही हमें पढ़ना है, हमारा चैप्टर है। देखो क्वेश्चन कैसे बन गए। ह्यूमन हार्ट की लोकेशन आप क्या बोलोगे? बिटवीन सेकंड एंड सिक्स्थ रिब। या पूछे कौन से फेफड़े के नीचे हार्ट होता है? लेफ्ट वाला। कहाँ होता है? कार्डियक नोच में, हृदय गुहा में। बस ये आपके क्वेश्चन। चेस्ट बोन का नाम स्टर्नम। रिब्स कितनी होती है? 12 पेयर। टोटल कितनी? आपकी 24। कौन कौन सी पसली के बीच में ह्यूमन हार्ट दिखता है? दूसरी और छठी पसली के बीच में, डायरेक्शन लेफ्ट। और स्टर्नम के बीच में कितना ग्राम? 80 ग्राम। ये तो मैंने पढ़ाया इतनी देर तक। बताओ
डायरेक्शन समझ में आई, आकार समझ में आया, लोकेशन समझ में आई, और कैसा ऑर्गन है ये समझ में आ गई आपको चारों बातें। अब हमें डिटेल में पढ़ना एनाटॉमी ऑफ हार्ट। क्या क्या है पूरा परीक्षण करना है हमें। इस हृदय के अंदर, इस हार्ट के अंदर है क्या ऐसा जो ये पंप कर लेता है ना? तो वही हमें पढ़ना है। आप सबसे पहला, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? आप बताओगे इन ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्स आर प्रेजेंट। मानव के हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। मानव के हृदय में कितने कोष्ठक? 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। चैम्बर्स का मतलब क्या होता है मैम? ये क्या हो गया, चैम्बर कैसे बन जाएंगे? मैम अभी बता देते हैं हम कैसे बन जाते हैं। ये आपका हार्ट, ये आपका हार्ट, ये हमारा दिल, मेरा भी और आपका भी, सबका ही ऐसा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छोटा, गोरा, काला, बड़ा, गरीब, अमीर, सबका ही ऐसा दिखेगा। सबका ही ऐसा दिखना है, ठीक है। मैंने अभी आपको एक सेंटेंस बोला कि ह्यूमन हार्ट कैसा ऑर्गन है मैम? मस्क्यूलर ऑर्गन है। और मस्क्यूलर का मतलब मैंने क्या बताया था कि ऐसा ऑर्गन जिसमें सिर्फ क्या होती है? मांसपेशियां होती हैं। एक बात अपने दिमाग में फिट कर लो, मैं जितनी भी चीजें हार्ट के अंदर पढ़ाने वाली हूँ वो सिर्फ किसकी बनी हुई होंगी मैम? वो मसल्स की बनी हुई होंगी। अगर मैंने ये लाइनिंग बनाई है ये भी किसकी है? मसल्स की है। और इस हार्ट के अंदर क्या होता है? एक मसल एक बार ऐसे निकलती है, ओहो हाँ, एक मसल एक बार, क्या हो रहा है ये, कहां से टच हो रहा है? एक मसल एक बार ऐसे निकलती है और एक बार ऐसे निकलती है। और कितने भागों में डिवाइड हो गया? 4। ह्यूमन हार्ट में एक मांसपेशी ऐसे निकली, एक बार ऐसे सीधी निकली, एक बार ऐसे निकल गई। और कितने चैम्बर बन गए, कितने पार्ट बन गए? 1 2 3 4। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस मसल का नाम बताओ, उस मांसपेशी का नाम बताओ जो ह्यूमन हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड करती है। ये जो मैंने रेड कलर वाली मसल बनाई है इसका नाम आप लिखेंगे सेप्टम। इसका नाम क्या होता है? सेप्टम। और ये क्या है? तो ये एक एम है, और एम का मतलब ये क्या है? एक मसल है, क्योंकि हार्ट कैसा ऑर्गन है? मस्क्यूलर ऑर्गन है। क्वेश्चन आएगा उस मांसपेशी का नाम बताओ जो ह्यूमन हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड करती है। सेप्टम। जो स्टर्नम थी वो क्या थी? एक बोन थी, वो एक हड्डी थी, और वो चेस्ट बोन थी, लड़के में भी एक लड़की में भी एक। और ये क्या है? एक मसल है, कौन सी? सेप्टम। कितने पार्ट बना दिए जरा बताना? 4 बना दिए। अब मुझे बताओ इधर वाला डायरेक्शन साइंस में कौन सा होता है? लेफ्ट। इधर वाला कौन सा होता है? राइट। अब एक बात सुनना, ये जो मैंने 4 चैम्बर तो बनाए हैं, इन 4 चैम्बर में अगर मैं ऊपर वालों की बात करती हूं तो ये एक ये जो 2 चैम्बर हैं इनको कहा जाता है इंग्लिश में ऑरिकल। इसका नाम होता है ऑरिकल। और किस डायरेक्शन वाला? लेफ्ट वाला। आप इसको लिखेंगे लेफ्ट ऑरिकल, या आप आर्ट्रियम भी लिख सकते हैं। इसको इंग्लिश में 2 नाम होते हैं इसके, ATRIUM, आर्ट्रियम या ऑरिकल, ठीक है। हिंदी में बायां आलिंद। ये जो दोनों ऊपर वाले चैम्बर्स हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑरिकल्स। ये कौन सा हो जाएगा मैम? ये डायरेक्शन राइट हो जाएगी। तो ये कौन सा बन गया? राइट ऑरिकल बन गया। और हिंदी में क्या हो गया? दायां आलिंद। और ये जो लोअर चैम्बर है, जो नीचे वाले चैम्बर हैं, इनको नाम दिया जाता है वेंट्रिकल। और ये कौन सा वेंट्रिकल मैम? लेफ्ट वाला। तो कौन सा? बायां नीले, हिंदी में बोलते हैं नीले। हिंदी में ऊपर वाले आलिंद, नीचे वाले नीले। इंग्लिश में ऑरिकल्स या आर्ट्रियम और वेंट्रिकल। ये कौन सा बन गया मैम? राइट वेंट्रिकल। और हिंदी में क्या मैम? दायां नीले। ये होता है चैम्बर का मतलब। कोई भी आपसे पूछे ह्यूमन हार्ट में ये चैम्बर का मतलब क्या होता है, ठीक है मैम। एक बैच में 7 रिब में बताया था, किसने बताया था? मैं तो नहीं बता सकती। क्वेश्चन मार्क जो भी आप बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मैं कभी नहीं बोल सकती कि 7 रिब्स होती हैं। किसने बोला 7 रिब्स होते हैं? कहाँ से सुन लिया आपने कि 7 रिब्स होती हैं?
जहां से भी सुना गलत सुना आपने, ठीक है। चलिए आइए अब मैम, ये चैम्बर, 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स। अब इसी साल अगर किसी ने यूपी SSSC का एग्जाम दिया था तो एक क्वेश्चन पढ़ा था कि ह्यूमन हार्ट में लार्जेस्ट चैम्बर कौन सा होता है, बता सकते हैं? क्वेश्चन आया था, मानव हृदय का सबसे बड़ा चैम्बर। आप बताएंगे ये वाला चैम्बर है वो लार्जेस्ट है। इसके आगे आप लिखेंगे इट इज लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट। यह हमारे हृदय का सबसे बड़ा भी है और सबसे मजबूत भी है। क्यों है अपने आप आपको समझ में आएगा, अगली क्लास में मैं नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि अभी जो चीज पढ़ा रही हूँ वो अभी नहीं आएगा, अगली क्लास में 2-3 घंटे बाद समझ में आएगा। एक क्वेश्चन आपका हो गया, यूपी SSSC का क्वेश्चन है कि ह्यूमन हार्ट का लार्जेस्ट चैम्बर कौन सा है। आप बताएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल लार्जेस्ट भी होता है और स्ट्रॉन्गेस्ट भी होता है। हो गया। अब मैं ये ह्यूमन हार्ट की बात कर रही हूँ जिसमें 4 चैम्बर है। ऐसे ही बहुत सारे जीव होते हैं, है ना, बर्ड्स हैं मैम, पक्षी हैं मैम, मगरमच्छ है, ये सारे जीव हैं। तो उनके हार्ट में कितने नंबर ऑफ चैम्बर्स होते हैं? डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ चैम्बर्स इन देयर हार्ट। विभिन्न प्रकार के जीवों के हृदय में विभिन्न प्रकार के कोष्ठकों के नंबर पाए जाते हैं। यहां से क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो मछलियां होती हैं, मछली जल की रानी है, तो क्वेश्चन आता है कि इस रानी के पास, जल की रानी के पास कितने हार्ट में चैम्बर होते हैं? आप बताओगे मछलियों के हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं। 2cc का मतलब है चैम्बर है, कोष्ठक है, ठीक है। अब 2 का मतलब क्या है? तो ये लो 2 का मतलब, ये 1 ये 2 हो गए 2, ठीक है। बट एक मछली क्या होता है आप बताएंगे, यहां पर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? अपवाद। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? अपवाद। मतलब जो इस लाइन को फॉलो ना करे उसको एक्सेप्शन की कैटेगरी में रखते हैं, अपवाद की। कौन सी मछली? आप बताएंगे जो व्हेल मछली है। कौन सी मछली? जो व्हेल मछली है। व्हेल मछली के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कैसा हार्ट होगा? इसको छोड़कर सारी मछलियों का ऐसा, बट व्हेल मछली का हमारे जैसा। तो हम किस फाइलम में आते हैं मैम? हम मैमल्स में आते हैं। तो हम हमारे साथ किसको रख लेंगे? तो व्हेल मछली को रख लेंगे। तो इसको भी हमने स्तनधारी वर्ग में रख लिया। मोबाइल साइलेंट रखो रोहन, ठीक है। तो आप बताएंगे कि मछलियों के हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, बट व्हेल फिश के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। इसलिए व्हेल फिश को हम कौन से फाइलम में रखते हैं? मैमल्स फाइलम में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आप सबने सुना होगा इस दुनिया में सबसे बड़ा दिल किसका होता है? माँ का होता है। माँ के दिल से बड़ा दिल किसी का नहीं है। बट आपको गलत बताना है। वो इस दुनिया में सबसे बड़ा दिल, लार्जेस्ट हार्ट इन यूनिवर्स इज व्हेल फिश हार्ट। हमारा 300 ग्राम का होता है और इसका हार्ट जो होता है वो 300 किलोग्राम का होता है। तो क्या हो गया? हम सिर्फ 70 किलो के हैं। और जो व्हेल मछली होती है, जैसे आपने सुना होगा ब्लू व्हेल जो होती है, ब्लू व्हेल क्विंटल में होती है, 2000 क्विंटल, 4000 क्विंटल, है ना। तो इतने बड़ा उसका शरीर है तो इतना बड़ा दिल भी हो गया। बट होगा किसके जैसा? हमारे जैसा। कितने ऑरिकल्स? 2। कितने वेंट्रिकल्स? 2। आप 2 पॉइंट याद रखेंगे। लार्जेस्ट हार्ट इन यूनिवर्स इज व्हेल फिश हार्ट, 300 किलोग्राम का। और व्हेल फिश के हार्ट में कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। नेक्स्ट आओ, जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनके हार्ट में भी कितने चैम्बर? आप बताएंगे 4 चैम्बर होते हैं। अब आप में से कुछ अपवाद होंगे जिनके मन में आ रहा होगा फिर पक्षियों को भी आप कहाँ रख दो? मैमल्स में रख दो। क्यों रख दो भाई? कोई खेल चल रहा है क्या? है क्यों? क्योंकि पक्षी तो उड़ सकते हैं। हम मैमल्स में आते हैं, क्या हम उड़ सकते हैं? नहीं उड़ सकते। तो वो अलग हो गया। बट चैम्बर कितने होंगे? 4। आप बताएंगे 4 चैम्बर्स। नेक्स्ट, आप बताएंगे कि जो स्नेक होते हैं, स्नेक का मतलब क्या होता है? सांप। दूसरा आप बताएंगे लिजर्ड्स। लिजर्ड्स का मतलब होता है छिपकली। छिपकली, अरे भाई रे क्या हो रहा है इसमें? इनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? आप बताएंगे इनके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। 3 चैम्बर। इसके अलावा 3 चैम्बर और किस में होते हैं? आप बताएंगे 3 चैम्बर फ्रॉग में भी होते हैं। ये तीनों एक साथ याद रखना। स्नेक, सांप, छिपकली, मेंढक, इन तीनों के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 3। मैम 2 समझ में आ गया, 4 समझ में आ गया, 3 कैसे बनाओगे आप? तो मैं भी बना देती हूँ 3। ये लो,
ये लो बन गए 3, 1 2 3, 2 क्या है ऑरिकल्स, 1 क्या है वेंट्रिकल, बन गया। नेक्स्ट आपको याद रखना है जो क्रोकोडाइल होता है, जो मगरमच्छ है, मगरमच्छ के हार्ट में कितने चैम्बर, 4 चैम्बर, इसीलिए मगरमच्छ को वापस कहाँ इंक्लूड कर दिया, मैमल्स में। बट एक बात याद रखनी है, क्रोकोडाइल को मैमल्स प्लस रेप्टाइल्स दोनों में रखा जाता है। रेप्टाइल्स को बोलते हैं जो रैंक कर चलते हैं सरीसृप। मैमल्स में क्यों रखा 4 चैम्बर, बट रेप्टाइल्स में क्यों रखा आपको अभी नहीं जानना, आगे बताऊंगी मैं, जब आपको एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। आप बताएंगे ब्लू व्हेल या व्हेल मछली कहाँ आती है, मैमल्स में, बट क्रोकोडाइल मगरमच्छ दोनों में आता है। आपको दोनों वाला ऑप्शन सही करना है। और मुझे कोई बच्चा कमेंट करके ये नहीं बोलेगा मैम इस बुक में ये लिखा हुआ है, बुक फाड़ दो आप, जिसमें लिखा हो मैमल्स में या जिसमें लिखा हो रेप्टाइल्स, आपको बोथ वाला ऑप्शन करेक्ट करना है। अगर प्रमाण चाहिए, अगर एविडेंस चाहिए तो सीपीओ 2013 का पेपर निकाल लो और उसका क्वेश्चन चेक कर लो। किसी ना किसी दिन किसी ना किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको कि क्रोकोडाइल्स आर इंक्लूड इन विच फाइलम, वहां पर ऑप्शन दोनों वाला सही था। तो हम तो एग्जाम की तरफ चलेंगे ना, बुक से हमें मतलब नहीं है। जैसा आपका कमीशन डिमांड कर रहा है, जो उसको क्वेश्चन को आंसर सही मान रहा है, हम वही पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉकरोच तो सब जानते होंगे, कॉकरोच वो छोटा सा होता है, नाम भी छोटा है, बट कॉकरोच के हार्ट में 13 चैम्बर होते हैं, छोटे 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 13 चैम्बर होते हैं। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कॉकरोच के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, क्या बताएंगे, 13 चैम्बर होते हैं, सब बता देंगे। अगर ज्यादा किसी को, देवाशीष पांडा 12 नहीं होते हैं 13 होते हैं बेटा। अगर ज्यादा कुछ याद नहीं रह रहा है, एक मेंढक का याद कर लो, एक कॉकरोच का याद कर लो, ये एग्जाम में ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। मैंने क्या पढ़ाया कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि मैं ऐसे अपना गला फाड़ रही हूँ। मैंने पढ़ाया कि ये हमारा हार्ट और इस हार्ट के अंदर ऐसे हमारी सेप्टम। अच्छा चलो, कुछ लोगों को तो लग रहा है मैम ये डायग्राम फालतू बना रही है, ऐसा दिल नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों ने तो किसी को प्रेम पत्र दिया होगा, लव लेटर दिया होगा आपने किसी लड़की को, या किसी लड़की ने किसी लड़के को, तो उसने ऐसा दिल बनाया होगा, इस दिल में ऐसा एरो चलाया होगा। मैं एक बात बता दूं, ये एरो ऐसे नहीं होता है, ये सेप्टम होती है और ये अंदर की साइड ऐसे होती है। अगर ये बाहर कर दी ना ऐसे, उसी दिन आप भी बाहर हो जाओगे इस दुनिया से, सारा खून इसके बाद बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये तो छोड़ो, उसके बाद आपने क्या किया होगा, इधर स्नेहा, इधर पंकज। बेटा जो प्योर ब्लड है वो तो पंकज के पास ही है, स्नेहा तो मर जाएगी, स्नेहा के पास सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आपका हार्ट ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होती ऐसी स्ट्रक्चर, ना ये बाहर जाता है, आपका हार्ट ऐसा होता है और इसमें ये सेप्टम अंदर ही रहती है। तो आज के बाद किसी को अगर प्रेम पत्र दो या कुछ दो तो उसमें दिल ऐसा बनाओ, और अगर कोई लड़की दे रही है, जैसे स्नेहा दे रही है पंकज को, तो स्नेहा जी आप कार्बन डाइऑक्साइड लो इधर की साइड और पंकज को ऑक्सीजन दे दो, क्योंकि जब तुम्हारा प्यार जिंदा रहेगा तभी तो आप जिंदा रहोगे। तो देखो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन गए 2। मैंने क्या बोला, स्नेहा जी आप इम्प्योर ब्लड रखो और पंकज को क्या दे दो, प्योर। तो कहने का मतलब ये जो SS लिखा है वहां पर कैसा ब्लड है, इम्प्योर। और इम्प्योर का मतलब कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो पंकज का नाम लिखा है वहां पर क्या लिखा मैंने, प्योर। और प्योर का मतलब कौन सी गैस, ऑक्सीजन। 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। क्वेश्चन आता है ह्यूमन हार्ट के कौन कौन से चैम्बर में प्योर ब्लड होता है और कौन कौन से चैम्बर में इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। देखो इस चैम्बर को क्या बनाया था मैंने, लेफ्ट ओरिकल। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनको ये इंग्लिश टर्म याद करने पड़ेंगे। पेपर में आलिंद तो बहुत बार आया है, कम लिखा हुआ, बट ओरिकल्स बहुत बार आया है। ओरिकल को हिंदी में ओरिकल टाइप कर देंगे, पेपर बनाने वाले को भी इतनी हिंदी नहीं आती है, वेंट्रिकल को वेंट्रिकल ही टाइप करके दे देंगे आपको, ठीक है। तो आपको इंग्लिश में याद करने, लेफ्ट का मतलब आप क्या बताऊँ, लेफ्ट क्या होता है, बायां होता है, ठीक है। और ये कौन सा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कौन सा होता है, राइट ओरिकल। ये कौन सा होता है, राइट वेंट्रिकल। और आपसे पूछे कहाँ ऑक्सीजन, आप बताएंगे यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ CO2, यहाँ CO2। इन दोनों में CO2 है, इसका मतलब यहाँ पर कैसा ब्लड है, इन दोनों में इम्प्योर, अशुद्ध। क्वेश्चन आए ह्यूमन हार्ट के कौन कौन से चैम्बर में इम्प्योर ब्लड होता है, मैम राइट ओरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ह्यूमन हार्ट के कौन कौन से चैम्बर में प्योर ब्लड होता है, मैम लेफ्ट ओरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल।
कितने सारे क्वेश्चन बना दिए। कहा था ना मैंने, इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अभी तो स्टार्ट हुआ है, बहुत टाइम लगेगा, 10 घंटे तक, 10 से भी ऊपर लगेंगे मुझे लगता है। मुझे लगते ही हैं 10 से 12-13 घंटे लग जाते हैं ख़त्म करने में, इतने लगेंगे। हो गया? किसके हार्ट में कितने चैम्बर बता देंगे? ठीक है मैम, बता देंगे। चले आगे अब। एक मिनट वेट कीजिएगा। चलो वापस आओ। ये तो होगी चैम्बर्स की बात और हार्ट की लोकेशन की बात और डायरेक्शन की बात। अब बात आती है, आपको एक छोटा सा जो चैप्टर मैंने लिखवाया था ब्लड वेसल्स, वो पढ़ना है। जब तक ये नहीं पढ़ोगे तो आपको आगे का मैं समझा नहीं सकती कुछ भी। तो अब आपको लिखना है ब्लड वेसल्स और हिंदी में लिखना है रुधिर वाहिकाएं। हिंदी में क्या लिखना है? रुधिर वाहिकाएं। ठीक है, देखिए ब्लड वेसल्स क्या होता है। अभी मैंने बताया कि हमारे बॉडी में ऐसे पतली पतली पाइप्स होती हैं जो हमारे बॉडी में किसको सर्कुलेट करती हैं? ब्लड को सर्कुलेट करती हैं। अब ध्यान से सुनो, ब्लड वेसल्स होती क्या है। मैंने अभी एक सेंटेंस बोला था, जब हार्ट के पास खून आता है तो कैसा आता है? हमेशा इम्प्योर। के देखो ये क्वेश्चन है, देखो एनडीए ने क्वेश्चन पूछा था, ये थका हुआ क्वेश्चन है, ये कुछ नहीं है इसमें। एनडीए ने पूछा कि हार्ट के पास ब्लड आता है तो कैसा आता है? इम्प्योर। और जब हार्ट से जाता है तो प्योर। और लेकर कौन आता है हार्ट तक? ये रही, कुछ में प्योर आएगा, कुछ में इम्प्योर आएगा। तो कहने का मतलब वो पतली पतली डक्ट, वो पतली पतली पाइप, वो पतली पतली नली जो हमारे हार्ट तक इम्प्योर ब्लड लाती हैं और हार्ट से प्योर ब्लड लेकर जाती हैं, क्या कहलाती हैं? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? तो वेसल्स दैट ट्रांसफर इम्प्योर ब्लड टू हार्ट एंड प्योर ब्लड टू बिटवीन ऑल ऑर्गन्स आर नोन एज ब्लड वेसल्स। वे वाहिकाएं, वे नली, वे डक्ट जो हमारे हृदय तक अशुद्ध रुधिर और हृदय से शुद्ध रुधिर सभी अंगों तक पहुंचाती हैं, रुधिर वाहिकाएं कहलाती हैं। वो पतली पतली पाइप जो हमारे हार्ट तक खून लाएंगी और हार्ट से लेकर जाएंगी, उसको क्या बोलेंगे हम? ब्लड वेसल्स या रुधिर वाहिकाएं। हो गया? चलिए अब बात आती है कितने टाइप की होती हैं ब्लड वेसल्स। लिखिए 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। कौन कौन सी? नंबर 1 इज आर्टरी। नंबर 1 इज आर्टरी और आर्टरी को हिंदी में धमनी बोलते हैं। नंबर 2 इज वेन्स जिसको हिंदी में सिरा या सिराएं बोलते हैं। और नंबर 3 इज कैपिलरी। कैपिलरी को हिंदी में केसिका, नोट कोशिका, कोशिका नहीं लिख देना है। कोशिका क्या होता है? सेल होता है। ठीक है, तो मैम हमारे बॉडी में 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं। कौन कौन सी? एक आर्टरी, एक वेन, एक कैपिलरी। ठीक है, 3 टाइप की, एक एक नहीं होती है, बट आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब एक एक करके सबको पढ़ना है हमें। सबसे पहला लिख दूं मैं यहाँ पर आर्टरी। इसको मैं थोड़ा सा इधर लगा दूं क्योंकि थोड़ी देर बाद ये काम आएगा हमें। छोड़ दो यहाँ। सबसे पहला है आर्टरी। आर्टरी को हिंदी में बोलते हैं धमनी। धमनी। मैंने अभी आपको एक सेंटेंस बोला कि हमारे बॉडी में 2 गैस होती हैं। कौन कौन सी? एक ऑक्सीजन और एक कौन सी? CO2। और मैंने कहा ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है उसको क्या बोलते हैं? प्योर, शुद्ध रुधिर। और जिसके अंदर CO2 होता है उसको क्या बोलते हैं? इम्प्योर ब्लड या अशुद्ध रुधिर। पहला क्वेश्चन, आर्टरी में कौन सी गैस रहती है? आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है?
आप याद कर लो हमेशा के लिए, आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं, और ऑक्सीजन वाला ब्लड क्या होता है मैम, प्योर ब्लड होता है, शुद्ध रुधिर, या इसका दूसरा नाम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दूसरा नाम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे ऑक्सीजन युक्त रुधिर। आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन बन गया कि आर्टरीज कैसे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं मैम, आर्टरीज ऑक्सीजन वाले ब्लड को, ऑक्सीजन वाला ब्लड मैम प्योर ब्लड, दूसरा नाम मैम ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्वेश्चन आता है आर्टरीज का कलर कैसा होता है, किस कलर की होती हैं, आप बताएंगे लाल रंग की होती है। कलर पूछे, इनका रंग पूछे कैसा, लाल रंग की। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जो हाथों पैरों पे दिखती है वो तो मैम ग्रीन कलर की होती है, तो वो वेन्स होती है। मैं यहाँ पर आर्टरीज की बात कर रही हूँ। आर्टरीज कितनी होती है, बहुत छोटी छोटी, और बहुत हजारों में बहुत छोटी छोटी पाइप्स होती हैं। अब मैम आप बोल रही हैं बहुत ज्यादा आर्टरीज होती हैं, तो बहुत ज्यादा में से कोई ना कोई तो बड़ी होगी, तो क्वेश्चन आएगा लार्जेस्ट आर्टरी का नाम बताओ। क्या क्वेश्चन क्या हमारा, राजा महाधमनी। क्वेश्चन महाधमनी का नाम याद कर लो, महाधमनी का नाम होता है ओटा, ओटा, या इसको आयोटा भी कहा जाता है। हिंदी में ये लिखा आ सकता है, इंग्लिश में आर साइलेंट रहता है, जब इसको प्रोनाउंस करते हैं तो हम ओटा बोलते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। अब अगला क्वेश्चन, अगला तो लाइन में आपको क्वेश्चन बनाकर ही समझाऊंगी। मैंने क्या बोला है, आर्टरीज के अंदर कैसा ब्लड रहता है मैम, ऑक्सीजन वाला रहता है, बट एक आर्टरी ऐसी है जो इसके जस्ट ऑपोजिट काम करती है। कहने का मतलब है कि देखिए लार्जेस्ट आर्टरी का नाम क्या बताया मैंने, आयोटा। अब क्वेश्चन आता है, मैंने बोला है सारी की सारी आर्टरीज हैं, उनके अंदर कैसा खून रहता है, प्योर। प्योर का मतलब कौन सी गैस का अमाउंट ज्यादा, ऑक्सीजन का, या हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट एक आर्टरी ऐसी है जो इसके जस्ट ऑपोजिट काम करती है, मतलब अगर इनमें प्योर है तो उसमें कैसा होगा, इम्प्योर। इसीलिए मैंने पहले क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास, इन विच आर्टरी ऑलवेज फ्लो इम्प्योर ब्लड, इन विच आर्टरी ऑलवेज फ्लो इम्प्योर ब्लड। कौन सी आर्टरी में, कौन सी धमनी में हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है। अशुद्ध का मतलब कौन सी गैस होनी चाहिए उसके अंदर, CO2, और प्योर का मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप क्वेश्चन क्या लिखेंगे, इन विच आर्टरी ऑलवेज फ्लो इम्प्योर ब्लड। आंसर सुन लो आप, तो उसका आंसर होता है पल्मनरी आर्टरी। आंसर क्या होता है, पल्मनरी आर्टरी। हिंदी में इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। अब मैम ये फुफ्फुस क्या चीज होती है, तो हमारे जो फेफड़े होते हैं उसको हिंदी में फुफ्फुस या फेफड़ा बोलते हैं। साइंस में आप जब जब पल्मनोटम देखोगे तब तब उसका मतलब आप क्या सोचोगे, लंग्स, फेफड़ा। ठीक है, क्यों, क्योंकि साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लंग्स के बारे में स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड पल्मोनोलॉजी। पुल्मोनोलॉजी, फेफड़ों के बारे में अध्ययन करना पुल्मोनोलॉजी कहलाता है। जैसे मैंने हार्ट की स्टडी को क्या लिखवाया था, कार्डियोलॉजी, वैसे लंग्स की स्टडी को क्या बोलते हैं हम, पुल्मोनोलॉजी। अब आपके माइंड में एक पॉइंट तो पक्का आया होगा कि मैम इसका मतलब पल्मोनो का मतलब लंग्स है, तो इसका मतलब ये आर्टरी किससे कनेक्ट है, ये फेफड़ों से कनेक्ट है। बट ये नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में, इतना इजी थोड़ा ना पूछेगा, क्वेश्चन में आंसर है। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो आयोटा है वो लार्जेस्ट आर्टरी हार्ट के कौन से चैम्बर से जुड़ी हुई है, और ये जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हार्ट के कौन से चैम्बर से जुड़ी हुई है। तो आप बना लो एक साइड हार्ट, अभी तो मैंने बनाना सिखाया कि ये आपका हार्ट, ये आपकी सेप्टम, ये कौन सा चैम्बर, लेफ्ट ओरिकल, ये कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये कौन सा, राइट ओरिकल, ये कौन सा, राइट वेंट्रिकल। यहां मैंने कैसा ब्लड बताया था, CO2 वाला, यहां भी कैसा, CO2, यहां इन दोनों में कैसा, ऑक्सीजन। अब मुझे एक बात बताओ, आर्टरीज में कैसा होता है, ऑक्सीजन वाला। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी, अयोटा, अयोटा में भी कैसा होना चाहिए, ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजन वाला हार्ट के कौन कौन से चैम्बर में खून है, एक तो इसमें एक इसमें, तो या तो आप अयोटा को इससे जोड़ना चाहोगे या इससे जोड़ना चाहोगे, तो मैं आपको बता दूं अयोटा यहाँ होता है।
आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। आयोटा कौन से चैम्बर से जुड़ी हुई है? लेफ्ट वेंट्रिकल, बाएं नीले से हमारा आयोटा मतलब महाधमनी जुड़ा हुआ होता है। बता देंगे, हो गया। आयोटा किससे कनेक्ट है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। अब आओ यहां पर, पल्मोनरी आर्टरी कौन से चैम्बर से कनेक्ट है? पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड बोला मैम ने? इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब कौन सी गैस होनी चाहिए? CO2। ठीक है ना? तो अब मुझे बताओ CO2 कहाँ है? या तो यहां या यहां, तो मैं इसको यहां जोड़ूंगी। इसका मतलब पल्मोनरी आर्टरी किस चैम्बर से जुड़ी हुई है? राइट वेंट्रिकल से। टोटल 5 क्वेश्चन। पहला, आर्टरी क्या होती है? अभी कितना समझ में आया? मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगी, आपका समझ में आ जाएगा कि कितना आपने आज की क्लास में पढ़ा था। देखिए, मैंने बोला आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजन गैस को ट्रांसपोर्ट करती है। आर्टरीज का कलर रेड कलर। लार्जेस्ट आर्टरी आयोटा किस चैम्बर से जुड़ी हुई है? लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां नीले। कौन सी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होता है? पल्मोनरी आर्टरी। और वो पल्मोनरी आर्टरी कौन से ऑर्गन से जुड़ी हुई है? ऑर्गन बोले तो फेफड़ा। किस चैम्बर से जुड़ी हुई है? तो मैम चैम्बर कौन सा हो गया आपका? राइट वेंट्रिकल। अब मैं भी देखूं आपको कितना समझ में आया। क्वेश्चन ध्यान से सुनना मेरा, और जो राइट आंसर देगा उसको मैं एक चॉकलेट दूंगी। ठीक है? चॉकलेट दूंगी मतलब गूगल पे फोटो डाल के आपको दिखाऊंगी। ठीक है? चलो, क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से कि आर्टरीज हमारे हार्ट के पास खून लाती हैं या हार्ट से लेकर जाती हैं? फिर रिपीट कर रही हूं मैं, आर्टरीज हमारे हार्ट तक खून को लाएंगी या खून को हार्ट से लेकर जाएंगी? अगर ये लाइन का मुझे सही आंसर दे दिया, मुझे लगता है आप लोगों को सारी रामगाथा समझ में आ गई होगी। नहीं सुखराज? लेफ्ट ऑरिकल का मतलब लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ही जुड़ी होती हैं। ठीक है? आपको ये बात याद रखनी है। जल्दी बताइए। अरे वाह, सब लोगों ने सही आंसर दिया। किशन आप दोनों क्यों बोल रहे हैं? दोनों कैसे हो सकता है? हार्ट से लेकर जाएंगी, क्योंकि मैम आपने पढ़ाया था कि हार्ट के पास आता है तो इम्प्योर और हार्ट से जाता है तो प्योर, और प्योर ले जाने वाली आर्टरी। ठीक है? तो सौरभ प्रताप ने गलत आंसर दिया, किशन ने गलत आंसर दिया। अब मैं अगले 5 दिन तक किशन और सौरभ प्रताप तुम्हारे कोई भी कमेंट का रिप्लाई नहीं करूंगी। ये तुम्हारा पनिशमेंट है, ये तुम्हारी सजा है। तुम लोगों ने इतना पढ़ाने के बाद भी क्वेश्चन का जवाब सही नहीं दिया, ये तुम्हारी सजा है। किशन और कौन था? सौरभ प्रताप। अब मैं तुम लोगों से कोई बात नहीं करूंगी अगले 5 दिन तक। कोई कमेंट मत पूछना मुझसे। ये हो गई हमारी एक टाइप की क्या? ब्लड वेसल्स। ठीक है? अब बताओ मैंने क्या क्या पढ़ाया? मैंने पढ़ाया कि हार्ट को क्या बोलते हैं? पंपिंग ऑर्गन, सर्कुलेटरी ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन। देवाशीष आपका बिल्कुल आंसर सही है। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया कि हार्ट का वजन 300 ग्राम। किस डायरेक्शन में ज्यादा होता है? लेफ्ट में। कितना? 220। सेंटर में कितना? 80 ग्राम। ठीक है? उसके बाद हार्ट क्या होता है मैम? तो हार्ट ब्लड को पंप करने का काम करता है। हार्ट से कौन जुड़ी होती है मैम? ब्लड वेसल्स। कौन सी? पहले आप बताएंगे आर्टरी। ठीक है? उसके बाद हार्ट की लोकेशन पूछे, बिटवीन 2nd and 6th रिब। ठीक है? और दूसरा आप पूछे मैम पल्मोनरी आर्टरीज भी तो अशुद्ध ब्लड लेकर जाती है। किशन इतना दिमाग नहीं लगाना था ना। मैंने बोला हार्ट से खून लेकर जाती हैं, तो हार्ट से आर्टरी ज्यादा जुड़ी हुई होती है। पल्मोनरी मैंने ये नहीं बोला हार्ट से फेफड़ों के पास कौन लेकर जाता है किशन, मैंने ये नहीं बोला क्वेश्चन। ठीक है? लेकर जाएंगे। इतना लेट क्यों है? आपकी गरारी इतनी लेट कैसे चली है? ठीक है? तो ये आपको मैंने आज की क्लास में पढ़ाया। अगली क्लास में मैं वेन्स पढ़ाऊंगी। आज की क्लास के लिए इतना बहुत है। हो गया? जो बच्चा पूछ रहा मैम केमिस्ट्री कब लगेगा? शुक्रवार शनिवार केमिस्ट्री लगेगा, बुधवार बृहस्पतिवार आपका फिजिक्स लगेगा। ठीक है? चलिए, बहुत है। तो बताओ जरा मजा आया कि नहीं? आज की क्लास पढ़ के थोड़ा बहुत लग रहा है कि नहीं लगा कि ज्ञान की प्राप्ति हो रही है? ज्ञान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? सूर्य प्रताप, आपका क्वेश्चन पता है क्यों गलत हुआ? क्योंकि आपका दिमाग कमेंट करने में रहता है।
सिर्फ कमेंट करते हैं आप, पढ़ाई लिखाई में आपका ध्यान नहीं है। रितु रचना, थैंक यू वेरी मच। मल्टी सेल कौन सी होती है पूजा? प्लांट सेल, एनिमल सेल, बहुत सारी सेल्स, बहुत सारे टाइप की सेल्स, उनको ही मल्टी सेल बोलते हैं। ओके, चलिए, टेक केयर, गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना। आज का टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आएगा। सीमा अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो बहुत चलेगा, बहुत मजा आएगा हमें। ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? मुझसे आगे चलोगे ना आप, रुक जाओ अभी तो। मैम लग रहा है मैम की मेरा एनटीपीसी निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा एनटीपीसी। नीरज फॉर्मूले बनाने सिखाऊंगी, डोंट वरी। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर।